जब एक लड़की की शादी होती है और वो ससुराल जाती है तो उसके लिए पूरी तरह से एक नई दुनिया होती है। नए लोग होते हैं, सब के सब अनजान। उसे ससुराल को संवारना होता है और वो ऐसा करती भी है। लेकिन जब ससुराल में ही उस पर अत्याचार हो तो वो क्या करे। कभी कभी बेटी अपना दुख घर वालों से नहीं बता पाती है। सोचते हैं अभी अभी शादी हुई है, और जब ससुराल में दहेज या फिर किसी और वजह से परेशानी होती है तो सोचते हैं कि शादी में इतने पैसे खर्च हुए हैं, इतने मुश्किल से मेरी शादी की है, और जब इस सब के बारे में उसे बताऊंगी तो वो भी परेशान होंगे। नाते रिश्तेदार क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा। और जब कोई बेटी हिम्मत करके अपने घरवाले को बताती है तो घरवाले कहते हैं कि एडजस्ट कर लो। जब उसके ससुराल में सास ससुर, उसके पति जब उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तंग करते हैं तो माँ बाप हमेशा ये कहते हैं कि एडजस्ट कर लो, क्योंकि अभी अभी शादी हुई है। अगर बेटी का रिश्ता टूट जाता है तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा। एक पिता अपनी बेटी के शादी में 70 लाख की कार, 4.5 किलो सोना शादी में देता है, करीब 2.5 करोड़ शादी में खर्च करता है, लेकिन फिर भी ससुराल वालों का भूख खत्म नहीं हुआ। एक बेटी इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने पिता को 7 ऑडियो मैसेज भेजती है। कहती है कि पापा, मैं और अब आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने आपको बहुत बार बताया कि मेरे साथ ससुराल में बहुत प्रताड़ना होती थी, लेकिन आपने हमेशा कहा कि एडजस्ट करो, लेकिन अब मैं ये सहन नहीं कर पा रही। ये थे एक बेटी के आखिरी शब्द। चलिए जानते हैं इस कहानी का अंत कैसे होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके बीच ऐसे ही कहानी लाते रहे। ये कहानी 27 साल की रिधान्या की। रिधान्या तमिलनाडु के तिरुपुर की रहने वाली है। उसके पापा काफी अमीर है। उसके टेक्सटाइल का बिजनेस था। टेक्सटाइल का फैक्ट्री और रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। बेशुमार पैसा। रिधान्या के लिए लड़का देखा जा रहा था। एक अच्छा रिश्ता भी आता है कविन कुमार का। परिवार काफी अच्छा और अमीर था। कविन 28 साल का था। परिवार पॉलिटिकल बैकग्राउंड का भी था और बिजनेस भी है। अच्छा खासा पैसा वाला था। शादी की सारी बातें होती है। कविन का पिता कहते हैं कि मेरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो बहुत से वीआईपी गेस्ट आएंगे, तो बाराती में अच्छा इंतजाम होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। शादी में तय हुआ कि 70 लाख की वॉल्वो कार और 4.5 किलो सोना देने का तय हुआ। पंडित जी 11 अप्रैल 2025 को शादी का मुहूर्त बताया। 11 अप्रैल को शादी हुई। बारातियों का अच्छे से सादर सत्कार किया गया और शादी में 70 लाख के कार और जो 4.5 किलो सोना का देने का वादा किया, जिसमें से लगभग आधे सोने दे दिया गया, बाकी का बाद में देने का कहा गया। यहाँ तक सब ठीक रहा। उसके बाद रिधान्या ससुराल पहुंची। वहाँ उसका अच्छे से स्वागत किया गया। सास ससुर और उसके पति इतने सामान मिलने के बाद भी खुश नहीं थे, और ऐसा होता भी जो पहले से भूखे शेर की तरह इंतजार करता हो, उसका क्या ही कहना। अब सास ससुर उसे ताने मारने लगे, कितने कंजूस लोग हैं, पैसा नहीं है क्या। शादी में 4.5 किलो सोना देने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं दिया। सिर्फ 70 लाख की गाड़ी दी, और क्या ही जो 2.5 करोड़ खर्चा किया। वो रिश्तेदार तो देखो, उसने दामाद को तो 100 करोड़ रुपये दिए। दामाद को बिजनेस चालू करके दिया। बिजनेस अच्छा रहेगा तो तुम सुख सुविधा पर ऐश करोगी ना। ताना मारना शुरू हो गया। शादी के 20 दिन भी नहीं हुए थे। 30 अप्रैल को रिधान्या अपने घर आ जाती है। माता पिता खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी घर आई, लेकिन अपने दामाद जी को नहीं देखते हैं। तो पूछते हैं तो वो रोते हुए कहती है कि आपने किस घर में मेरी शादी कर दी। वो लोग तो काफी लालची है, वो सिर्फ पैसे की बात करते हैं। सास ससुर तो सिर्फ ताना मारते हैं, लेकिन पति तो फिजिकली टॉर्चर करता है। शादी के सिर्फ 20 दिन हुआ है और बेटी घर वापस आ गई है, तो पिता को पहले ससुराल में बात करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी बेटी को समझाने में लगे कि एडजस्ट
करो। वो बार बार कहती रही कि मेरी कोई गलती नहीं है, ससुराल है, नया जगह है, समय के साथ वो भी एडजस्ट कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना होने के बाद रिधान्या कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ। रिधान्या अब ससुराल में आ जाती है, लेकिन ससुराल आने के बाद फिर वही ताना शुरू हो जाता है। दहेज के लिए ताना मारना, पति के द्वारा फिजिकल टॉर्चर। फिर करीब 20 दिन बीते, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो फिर वो मायके आ गई और कहा कि फिर से मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। उसे लगा कि माँ बाप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन पिता कहता है कि एडजस्ट करो, अभी अभी शादी हुई है, अगर आस पड़ोस के लोग को पता चलेगा कि बेटी के ससुराल में ये सब हो रहा है, अभी ही पति से अलग रह रही है। पिता के समझाने के बाद रिधान्या मान जाती है, लेकिन कहती है आप मेरे सास को बुलाकर कहिए कि वो मुझे दहेज के लिए ताना ना मारे। माँ बाप फोन करते हैं, सास को घर बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर सास ने माफी मांगते हुए कहा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं आपको ये दिलासा देती हूँ। अब माता पिता भी निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो सास ने भी दिलासा दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब रिधान्या फिर से ससुराल पहुँचती है, लेकिन वो लोग वहाँ बस नाटक ढोंग किया, क्योंकि वे लोग बदले नहीं थे। फिर वही जुल्म करना शुरू कर देते हैं। अब रिधान्या पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली जुल्म सह रही थी। बीच बीच में घर वालों को फोन करके बताती रही कि वो लोग अभी नहीं बदले हैं। फिर उधर से कहते कि एडजस्ट करो। अब तो उसके सहने की भी शक्ति नहीं थी। वो तीसरी बार फिर से मायके आती है। वो इस बार 22 जून को घर आई और फिर से वही बात बताई। पिता फिर से उसे समझाने लगे कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रिधान्या कहती रही कि वो लोग बदलने वाले नहीं हैं। वो लोग कहते हैं कि उसके बेटे को 100 करोड़ रुपए दहेज में दिए थे। अब वो लोग इनडायरेक्टली 100 करोड़ की मांग करने लगे थे। उनको पता था कि उसके पिता के टेक्सटाइल का बिजनेस है और रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। पिता बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम यही रहो। सोचा कि कुछ दिन यहाँ रहेगी तो थोड़ा उसका मन अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब वो घर में रहती थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं उस घर में जाकर रहूं, और उसे हमेशा कहते कि बेटी थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अब रिधान्या ये एडजस्ट सब सुन सुन के परेशान हो गई थी और 28 जून को अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी, ये कहकर कि मैं मंदिर जा रही हूँ। वो सुबह 9:30 बजे मंदिर के लिए निकली। वो गाड़ी उसी मंदिर के आगे रोक देती है। वो अपने साथ एक पॉइजनस चीज लेकर आई थी। वो गाड़ी में बैठती है और उसे पी लेती है। उसके बाद अपना मोबाइल निकालती है और 7 व्हाट्सएप ऑडियो रिकॉर्ड करती है। ये ऑडियो वो तब रिकॉर्ड करती है जब उसे लगा कि पॉइजन का असर हो गया है। ये ऑडियो मैसेज उसने अपने पापा को भेजी थी। गाड़ी मंदिर के आगे लगी हुई थी। लगभग 2-3 घंटे हो गए। दोपहर के करीब 1 बज गया था। आसपास के दुकान वाले देखते हैं कि ये गाड़ी काफी देर से यहाँ लगी हुई है और इस गाड़ी में लड़की है और वो गाड़ी से उतर भी नहीं रही है। उन लोगों को अजीब लगा। जब वे गाड़ी के पास जाकर देखा तो लड़की के मुंह से झाग निकल रहा था। उसने फौरन पुलिस को फोन किया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो कुछ देर पहले ही जान जा चुकी है। पिता अभी तक वो ऑडियो नहीं देखे थे। अब पिता रिधान्या के मोबाइल देखते हैं तो उसने मरने से पहले ऑडियो रिकॉर्ड किया था। उसने रिकॉर्डिंग में कहा कि काविन और उसके घर वालों ने साजिश करके मुझसे शादी किया, उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया। अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में किससे बात करूँ। सुनने वाले कहते हैं कि मैं समझौता कर लूँ। उनका कहना है कि जीवन ऐसे ही चलेगा और वो मेरी पीड़ा को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है।
हर कोई यहाँ नाटक कर रहा है और मुझे ये नहीं पता कि मैं चुप क्यों हूँ। मैं आप पर जीवन भर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। ये थे उस बेटी के आखिरी शब्द। और माँ बाप से भी कहना चाहूँगा कि जब आपके बच्चे कहे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत हुआ है, तो उसे एडजस्ट करने के बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। नहीं तो इस बेटी की तरह भी ऐसा हादसा हो सकता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। वैसे ये कहानी सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।